वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा बेसिक से शुरू करेंगे। सॉलिड की थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं जो आपने पहले से लोअर क्लास में पढ़े हैं। अब यहाँ पर आप सॉलिड को इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पर देखो कैसे है ये, इसको हम लोग या तो पार्टिकल्स बोलेंगे या मॉलिक्यूल्स, जो आपको अच्छा लगता है बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके अंदर के पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है ना, एक दूसरे के बहुत आसपास है। अनलाइक लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स में कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होंगे, और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। बट एज यू कैन सी ओवर हियर, सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अटैच होते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली अटैच्ड। ठीक है, अब ये क्यों एक दूसरे के आसपास इतना अटैच है, तो बीच में कोई फोर्स है जो इनको बांध के रख रहा है। इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सिंस ये फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए पार्टिकल्स आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। लास्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि इनका एक डेफिनाइट शेप होता है। सिंस इनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इनमें सारे पार्टिकल्स अटैच है, इसलिए इनका एक प्रॉपर शेप बनता है। अनलाइक गैसेस का कोई शेप नहीं होता, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बिकॉज उनके पार्टिकल्स अटैच नहीं होते। बट सॉलिड में पार्टिकल्स अटैच है, इसलिए इनका शेप भी बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। अब हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, और यू कैन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ द टाइप ऑफ सॉलिड। यहाँ पर हमको दो टाइप पढ़ने हैं, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों इजी करने के लिए हम लोग इसको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि आपने सॉल्ट और शुगर देखा होगा, वो कैसे प्रॉपर क्रिस्टल्स होते हैं, तो उस टाइप में इमेजिन कर लो। अमॉर्फस सॉलिड के लिए आप इमेजिन करो टैल्कम पाउडर, है ना, घर पे जो आपके पाउडर होता है उसको इमेजिन कर लो। उसका कैसे स्ट्रक्चर होता है, ना वो क्रिस्टल है प्रॉपर, ना वो पाउडर होता है प्रॉपर, वो बीच में से अमॉर्फस होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। क्रिस्टलाइन का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि दे शो पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। नाउ व्हाट इज पीरियोडिसिटी, आपको पता है, आपने बचपन में पैटर्न्स पढ़े, आपने पढ़ा होगा कैसे होता है पैटर्न्स में, सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल, तो वो कैसे प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स अरेंज है वो एक प्रॉपर ऐसा पैटर्न फॉलो करते हैं। बट अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा केस नहीं है, वो कोई प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं करते, वो बस रैंडमली अरेंज्ड है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बच्चों मैंने नहीं कहा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मैंने क्या कहा है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर सपोज कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 125 डिग्री सेल्सियस, तो वो करेक्ट 125 डिग्री सेल्सियस पर ही मेल्ट होगा, उससे पहले मेल्ट नहीं होगा, उससे बाद में मेल्ट नहीं होगा, करेक्ट 125 पर मेल्ट होगा ना। बच्चों अमॉर्फस में ऐसा केस नहीं है, यहाँ पर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मतलब जैसे ही वो 120 पे पहुँचेगा थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने लगेगा और फिर उसको टाइम लगेगा, मतलब एक प्रॉपर पॉइंट पर वो मेल्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दे आर एन आइसोट्रॉपिक। अब बच्चों एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, जब आप किसी भी चीज़ को डिफरेंट डायरेक्शन से देखो तो अगर उसका प्रॉपर्टी सेम आएगा तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक, अगर प्रॉपर्टीज डिफरेंट आएगा तो उसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रॉपर्टी डिफरेंट आता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस सॉलिड में प्रॉपर्टी सेम आता है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपिक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने तुमको बताया कि यहाँ पर पैटर्न्स फॉलो होता है ना, तो एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। अब ये हमने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, तो आप इसको याद रखना। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड। तो फर्स्ट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो वर्ड को ज़रा ब्रेक कर लो। तुमने आइसो पढ़ा होगा बचपन में, क्या होता है आइसो मतलब सेम, मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऐसे सब्सटेंसेस की बात हो रही है जिनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है और उनका एटॉमिक रेशियो भी सेम है। ठीक है, दो चीज़ें सेम होगी, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और एक एटॉमिक रेशियो सेम होगा। ऐसे पेयर को हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फिक पेयर, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एटॉमिक रेशियो सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एटॉमिक रेशियो कैसे निकालोगे, कैल्शियम कितना है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो इसका रेशियो क्या हो गया 1:1:3। सोडियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, तो 1:1:3। इन दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होता है, इन दोनों का एटॉमिक रेशियो भी सेम है ना, 1:1:3 है, दोनों चीज़ सेम है, तो ये कौन से पेयर हो गए, आइसोमॉर्फिक पेयर।
ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म क्लियर है, तो हम लोग जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पे। अब पॉलीमॉर्फिज्म ना आप पहले पढ़ चुके हो, बट आपने उसको अलग टर्म पढ़ा था। कौन सा टर्म पढ़ा था? एलोट्रॉप्स, है ना, पढ़ा है ना आपने। एलोट्रॉप क्या होता है? जब आपका एक ही एलिमेंट, जैसे हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था बचपन में, 9th में या 10th में पढ़ा था कि कार्बन होता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स वो फॉर्म करता है। ठीक है, बेसिकली सारे जो उसके डिफरेंट टाइप्स है उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है, बट उनका स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। और यही चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस है जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर है। जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने पढ़े, ग्रेफाइट, डायमंड, आपने सब में पढ़ा है ना कि कितना अलग अरेंजमेंट होता है दोनों में। ग्रेफाइट और डायमंड में बेसिकली देयर इज कार्बन, बट स्टिल उनका स्ट्रक्चर सेम होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है, आइसोमॉर्फिज्म में क्या था? स्ट्रक्चर सेम था। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? स्ट्रक्चर अलग होगा। सॉलिड को वापस से क्लासीफाई करेंगे, बस इस बार हम लोग थोड़ा सा और ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करेंगे इनटू 4 टाइप्स। अब देखते हैं 4 टाइप्स कौन से। आयोनिक सॉलिड, ठीक है, आयोनिक सॉलिड के पहले एग्जांपल याद रखो। NaCl, आपने बचपन में पढ़ा है ना, सोडियम क्लोराइड किस तरह फॉर्म होता है ना, गिव एंड टेक से फॉर्म होता है ना। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक एक्सेप्ट करता है, उनके बीच में एक आयोनिक बॉन्ड बनता है, और ऐसे सॉलिड को हम बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। फिर आपने देखा कोवलेंट नेटवर्क, ये वाला सॉलिड जो है, जैसे एग्जांपल डायमंड। डायमंड में क्या होता है, जो भी कार्बन सबके प्रेजेंट होते हैं वो दूसरे कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड बना के अटैच होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है आइस, बेंजोइक एसिड। मेटालिक सॉलिड कॉपर, सोडियम, आपने पढ़ा होगा मेटल्स के बारे में ना, तो इसके सॉलिड को हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। अब बच्चों हम ये चारों सॉलिड को पढ़ेंगे, इनको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम जज करेंगे आज। तो यहाँ पर मैंने सारे जो जितने भी सॉलिड्स है उसको अरेंज कर दिया है, इनके सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको यहाँ पर अरेंज कर लिया। अब हम देखेंगे किसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने बच्चों पढ़ा था सॉलिड होता है और फिर उसमें अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कौन से हैं। आयोनिक सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं आयंस। कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड, यहाँ पर आप कट करके नेटवर्क लिख देना। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में क्या होगा, ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। मेटालिक सॉलिड में मेटालिक एटम्स। अब इनके बीच में इन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? हर एक सॉलिड के केस में अलग अलग नेम है, वही फोर्स इज सेम बट उसके नाम अलग अलग है। यहाँ पर जो फोर्स होता है आयनिक सॉलिड में, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड है ना उनको बाइंड करने वाला। मॉलिक्यूलर सॉलिड में यहाँ पर बच्चों आप हाइड्रोजन बॉन्ड लिखो, या फिर आपने वान डेर वाल्स फोर्स, लंडन फोर्सेस पढ़ा होगा, जो वीक फोर्सेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेटालिक सॉलिड में क्या है, मेटालिक बॉन्ड है ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आयोनिक सॉलिड आपने पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो उसको मेल्ट करना भी मुश्किल होगा ना, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। कोवेलेंट बॉन्डेड का भी हाई है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड इट इज़ वीक, है ना, क्योंकि यहाँ पे वीक फोर्सेस से अटैच है तो इसको जल्दी से पिघला सकते हो तुम। और मेटालिक सॉलिड बच्चों ये रेंज करता है फ्रॉम लो टू हाई। किसी मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है लो हो, किसी का हाई हो, तो आपको कैसे लिखना है, रेंजेस फ्रॉम लो टू हाई। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये जो सारे सॉलिड है क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे कि नहीं, वो हम लोग को देखना है। अब आयोनिक सॉलिड में क्या होता है, जब आप प्योर फॉर्म लोगे तो वो नहीं कंडक्ट कर पाते, लेकिन जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करके लोगे तो वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको लिखना है कि इन प्योर फॉर्म they have low conductivity but in dissolved form they have high conductivity. कोवेलेंट बॉन्ड बेचारे ये कंडक्ट नहीं कर पाते, तो दिस इज लो। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी नहीं कंडक्ट कर पाते, सो दिस इज लो। मेटालिक सॉलिड, अरे आपने पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स इनको हाई रहना ही है ना। अब हार्डनेस, आयोनिक सॉलिड होता है हार्ड और ब्रिटल। हार्ड और ब्रिटल मतलब हार्ड मतलब सख्त कड़क होना चाहिए, और ब्रिटल मतलब कमज़ोर। अब आप ब्रिटल इज़ बेसिकली डेलिकेट समथिंग। अब आप बोलोगे कैसे कोई हार्ड चीज़ हार्ड और कमज़ोर हो सकती है, तो आपने देखा है चौक कैसे एकदम हार्ड होता है बट हल्का सा भी गिर जाएगा तो टूट जाता है, तो इट इज़ हार्ड एंड ब्रिटल। कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स भी हार्ड होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और मेटालिक सॉलिड तो आप तो जानते हो, कुछ मेटल्स सॉफ्ट है, कुछ मेटल्स हार्ड है, इवन कुछ मेटल्स तो लिक्विड भी होते हैं। ठीक है, तो आप बताना मुझे कि कौन से मेटल्स लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं।
अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। आई होप अपने को सॉलिड पूरा क्लियर हो गया। पहले हमने पढ़ा सॉलिड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, फिर हमने पढ़ा सॉलिड के 2 टाइप्स, क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस, फिर हमने पढ़ा सॉलिड के 4 डिफरेंट टाइप, आयोनिक सॉलिड, कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। अरे आप भूल गए कि हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े हैं, दैट इज आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम, पॉलीमॉर्फिज्म में स्ट्रक्चर अलग। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। अब क्रिस्टल बच्चों 2 चीज़ों से बनता है, एक होता है लैटिस और एक होता है बेसिस। घबराओ नहीं, हम पढ़ने वाले हैं क्या है लैटिस बेसिस, ठीक है। देखो बच्चों, तुम्हारा जो भी क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है ना। कोई भी तुम सॉलिड ले लो, कुछ भी ले लो, उसके अंदर तो पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो एक क्रिस्टल के अंदर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है ना, सपोज ये पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स आकर बैठने वाले हैं, तो ये जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं लैटिस। या फिर अगर आपको अच्छी भाषा में लिखना है तो यू कैन राइट द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ 3 डायमेंशनल अरे इज कॉल्ड एज लैटिस, ठीक है। अब जब यहाँ पे पार्टिकल्स आकर बैठ जाएंगे, अपनी अपनी पोजिशन ले लेंगे, तो इसको बोलेंगे बेसिस। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अटैच विद लैटिस पॉइंट, है ना, ये सारे लैटिस पॉइंट थे, पोजीशंस थे, एटम्स आकर अटैच हो गए, अब इसको क्या बोलेंगे, बेसिस। अब ये 2 चीज़ों को मिलकर हमारा क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा। सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल का सबसे बेसिक यूनिट। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है ना। वैसे ये क्रिस्टल का भी एक बेसिक यूनिट है और इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, व्हाट इज यूनिट सेल, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल। अब यूनिट सेल के 2 टाइप्स होते हैं। यूनिट सेल को आपको अगर इमेजिन करना है तो ऐसे क्यूब में इमेजिन करने का, ठीक है, और यूनिट सेल में ऐसे पार्टिकल्स लगे होते हैं, तो ऐसे इमेजिन करो आप। अब यूनिट सेल होती है 2 टाइप की, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और ये होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब आपको पता है यूनिट सेल को कैसे इमेजिन करना है, एक क्यूब सोचना है, ठीक है। अब क्यूब में होता है ना, कितने कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये बात आपको एकदम क्लियर याद रखनी है कि क्यूब हैव 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। अब ये जो पार्टिकल्स है वो सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, मतलब और कहीं भी नहीं, सिर्फ 8 कॉर्नर पे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है और कहीं नहीं। नॉन प्रिमिटिव में आपको क्या लगता है क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे, साथ में और फेसेस पर भी हो सकते हैं, है ना, या बॉडी के बीच में होंगे, है ना। तो प्रिमिटिव में क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और नॉन प्रिमिटिव में पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी हो सकते हैं और कोई भी और पोजीशन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो अब ये जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है ना, उसको फर्दर 3 और टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव याद कर लो एक बार फटाफट से, क्या होता है इसमें जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कोई भी पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी पोजीशन कौन सा है, इस बेसिस पे हम तीनों को क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला बॉडी सेंटर्ड, आप नाम से ही गेस कर सकते हो, यहाँ पे कुछ होगा कि बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट होगा। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है बट साथ में जो बॉडी है पूरी उसके सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। सो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 1 एट द सेंटर ऑफ क्यूब, समझा। फेस सेंटर्ड क्या होगा, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6, तो 6 जो फेस है वहाँ पे उसके सेंटर में भी प्रेजेंट होगा, कॉर्नर्स पर भी है और जो 6 फेसेस है उसके सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। बेस सेंटर्ड में क्या होता है, बेस सेंटर्ड में बच्चों ऐसा होगा कि जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और कोई भी आपके आइदर फेसेस पर आपके उसके सेंटर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कैसे मैंने यहाँ ऊपर टॉप बॉटम पे बनाया है, आपको चाहिए तो इधर राइट लेफ्ट में बना दो, ये आपका बेस सेंटर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, ये मैंने एक छोटा सा ऐसा ट्रिक बना लिया है। हम लोग पहले सॉल्व करने से पहले ये थोड़ा सा चीटिंग कोड है जो हम याद करेंगे, ठीक है। अब बच्चों ये किस बारे में है, तो देखो ये जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तुम्हारे यूनिट सेल के पास, मैंने बोला कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स है। अब ये जो पार्टिकल होता है ना, ये एक अक्खा इस पर ही नहीं प्रेजेंट होता, ये दूसरे कॉर्नर्स यहाँ पे ना क्यूब एक अकेला नहीं होगा, बहुत सारे क्यूब ऐसे ऐसे अटैच है। अब ये दूसरे क्यूब्स का भी पार्ट होता है ना, तो इसका इस पर्टिकुलर पार्टिकल का इस यूनिट सेल के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है वो हमको पढ़ना है ना। अब मैं बोलूँगी कि ये 8 और क्यूब से अटैच है,
तो इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इधर 1/8 होगा, है ना। 4 क्यूब से अटैच होता तो 1/4 होता। तो मैंने ये कॉन्ट्रीब्यूशन आपको एक छोटे से टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। अगर कोई पार्टिकल इस तरह कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो उसका इस यूनिट सेल के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8। सेंटर ऑफ बॉडी सेंटर में पढ़ा था ना, एक पार्टिकल सेंटर में होता है। अगर कोई पार्टिकल सेंटर में प्रेजेंट हो बॉडी के तो वो बहुत लॉयल होता है, वो सिर्फ उसी यूनिट सेल के लिए होता है, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 1 है। अब कोई फेस पे प्रेजेंट है तो वो बच्चों क्या होता है कि इसके ऊपर एक और एक यूनिट सेल है, तो मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो 2 यूनिट सेल से शेयर्ड है ना, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 1/2। कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है। कॉर्नर वाले यूनिट सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/8, फेस वाले का 1/2, बॉडी के सेंटर का 1 कंप्लीट 1। ओके, इतना समझ गया। अब बच्चों हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है उसमें कितने एटम्स होते हैं। देखो बच्चों, आप सोचोगे कि बेस सेंटर्ड है, मतलब इधर 8 जो है मेरे पार्टिकल्स है, और बेस सेंटर्ड नहीं, बॉडी सेंटर्ड लेते हैं, मेरे 8 पार्टिकल्स है, एक बीच में है, 9 एटम्स होंगे मेरे। तो ऐसा नहीं है, 9 एटम्स प्रेजेंट नहीं है, ये पूरा एक इसका नहीं है, ये 1/8 है। हमको पूरा कैलकुलेट करके निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो मैंने अगेन आप लोगों के लिए एक छोटा सा चीट कोड निकाला है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ पोजीशन क्या होता है, जैसे मैंने बोला कॉर्नर्स, तो कितने कॉर्नर्स होते हैं 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। मैंने बोला नंबर ऑफ फेसेस, तो कितने फेसेस होते हैं 2। नंबर ऑफ बॉडी तो एक ही है ना, तो ये नंबर ऑफ पोजीशन इनटू कॉन्ट्रीब्यूशन तो अभी हमने निकाला है ना। तो ये दोनों चीज़ आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कि एक गिवन यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को ले लिया। आपको पता है कि पार्टिकल्स किधर प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रिमिटिव पढ़ा था ना, यही है, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल, यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि इन सिंपल यूनिट सेल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। और कॉर्नर्स कितने हैं, 8 कॉर्नर्स है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है हर एक कॉर्नर पार्टिकल का 1/8। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटम, मेरे पास तो फॉर्मूला है। नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है 8, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, 8 कैंसिल, बचा 1। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मेरे कितना एटम्स है 1। देखकर क्या लग रहा था, हो सकता है मेरे 8 हो, बट असल में कितने होते हैं एटम्स, इसको लॉयल कितने एटम्स है, ओनली 1। बच्चों सब सेम ही प्रोसेस है। अब हम निकालने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। हम देखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आपको पता है बॉडी सेंटर्ड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स और एक सेंटर ऑफ बॉडी के। अब तुमको पता है कितने कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है, और सेंटर कितना होगा, एक ही है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर पार्टिकल का 1/8, बॉडी वाले का, सेंटर ऑफ बॉडी का 1। तो बस क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, कैंसिल 1 आ गया, इधर 1 × 1 = 1, मतलब 2 एटम्स है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, इधर ध्यान दो। यहाँ पर जो है तुम्हारे पहले लिख दो कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और हर फेस के एक सेंटर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले लिख दिया तुमने, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एट सेंटर ऑफ ईच फेस। अब पहले लिखो कि कॉर्नर्स कितने हैं 8, फेसेस कितने हैं 6, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है ये पार्टिकल्स का 1/8, तो मल्टीप्लाई किया, कैंसिल बन गया 1। मतलब जितने कॉर्नर पे पार्टिकल थे वो एक्चुअल में सिर्फ एक एटम है। फिर तुमने फेस पे किया तो 6 है ना नंबर ऑफ पोजीशन, और कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है फेस वाले का, याद करो फटाफट, 1/2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, मतलब कितने पार्टिकल है 3 + 1 कितना होता है बच्चों 4। तो देयर आर 4 पार्टिकल्स इन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको एक लास्ट बचा है, कौन सा बचा है वो भी आप खुद से लिखोगे कमेंट में, और आपको वो वाला सॉल्व करके बताना है। अब बच्चों हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा PYQ पढ़ने वाले हैं, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी। बचपन में पढ़ा है ना डेंसिटी आपने, उसको कैसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं ना, या फिर उसको रो भी बोलते हैं, आप फिलहाल P बोलो। एंड एज लेंथ इसका A होता है, ठीक है। इसको हम लोग को एज लेंथ को A से डिनोट करना है यूनिट सेल के, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों
ये मैं तुम्हारा डेरिवेशन कराने से पहले तुमको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ, तुमने पढ़ा भी होगा कि मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एवोगैड्रोज नंबर, है ना। ये Na क्या होता है, एवोगैड्रोज नंबर, पढ़ा होगा ना उसका वैल्यू भी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला तुमको आई होप पता होगा, फिर भी मैंने लिख दिया है मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकालते हो बच्चों, साइड क्यूब से निकालते हो ना, तो यहाँ पे साइड मैंने ले लिया है L, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी है। सबसे पहला N कितना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, P इज डेंसिटी, M इज मास ऑफ यूनिट सेल, A इज एज लेंथ, लेंथ को किससे डिनोट कर रहे हैं, A से, M इज मोलार मास। अब सबसे पहले तुमको वॉल्यूम पता है कितना होता है, L क्यूब होता है ना, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, A है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्यूब। अब सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला रखो, डेंसिटी कितना है, M अपॉन V। अब बच्चों यहाँ पे इसको ना N टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली दिस इज शोइंग द नंबर ऑफ यूनिट सेल, M इंटू N। अब V की जगह पर क्या लिखना है अपने को, A क्यूब लिखना है। फर्स्ट इसको डिनोट कर लिया। अब आपको पता है मोलार मास के फॉर्मूले से, जो मैंने ऊपर आपको लिखाया है यहाँ पर, तो आपको पता है कि m का वैल्यू निकालना है अभी, ठीक है। मोलार मास को मैंने कैपिटल M दिखाया है, इज इक्वल टू M इंटू Na, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे इसमें सब्सटीट्यूट करना है, तो मैंने इसका वैल्यू निकाला, मुझे मिला मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। तो इसकी जगह पर अब मुझे ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया और मुझे एक बहुत ही बेहतरीन सा रिलेशन मिल गया बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज डेंसिटी एंड दिस इज मोलार मास, ये हो गया नंबर ऑफ यूनिट सेल, Na इज एवोगैड्रोज नंबर, A क्यूब इज द क्यूब ऑफ एज लेंथ। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉलिड स्टेट पे मोस्टली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको आप भूलो मत। और हमारा सॉलिड स्टेट आधा हो चुका है, अब बस हमको आधा कंप्लीट करना है। आपको और आगे के वीडियोस मिलते रहेंगे, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और अगर आप करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रंस।